कहानी की शुरुआत हमें दूसरे विश्व युद्ध के बीच ले जाती है, जब जर्मनी पर एडोल्फ हिटलर का कब्जा था और उसकी नाजी विचारधारा पूरे यूरोप को अपनी आग में जला रही थी। करोड़ों लोग मारे जा रहे थे, जर्मन सेना खुद लड़ते लड़ते थक चुकी थी और जो सैन्य अधिकारी अंदर से ईमानदार थे वे समझ चुके थे कि अगर हिटलर नहीं रुका तो जर्मनी बर्बादी में बदल जाएगा। वहीं हम कर्नल स्टॉफेनबर्ग को देखते हैं, जो हिटलर की विचारधारा के विपरीत है, पर वह अपने देश से प्रेम करता है और इसीलिए अफ्रीका की जंग लड़ रहा है। जब इस जगह जर्नल उससे मिलने आते हैं तो वह बताता है कि हम और आगे नहीं बढ़ सकते, हमारा पानी खत्म हो चुका है और ब्रिटिश आर्मी लगातार हमलावर होती जा रही है। तभी आसमान से ब्रिटिश बॉम्बर प्लेन इन पर हमला कर देते हैं और पूरा कॉन्वॉय तितर बितर हो जाता है। इस हमले में जनरल शहीद हो जाते हैं और स्टॉफेनबर्ग जख्मी हालत में होता है, पर वह किसी तरह गाड़ी तक पहुंचकर बच निकलने की कोशिश करता है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती और तभी एक फाइटर प्लेन फिर से हमला कर देता है। इस हमले में कर्नल की जान तो बच जाती है, पर वह अपनी एक आंख, एक हाथ और लेफ्ट हैंड की 2 उंगलियां गवा चुका है। फिर बाद में स्टॉफेनबर्ग की पत्नी हॉस्पिटल पहुंचती है और अपने पति को ऐसी हालत में देखकर दुखी हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और 13 मार्च सन 1943 को हिटलर ईस्टर्न फ्रंट के मिलिट्री हेडक्वार्टर पर लैंड करता है। यहाँ उसकी सेना के बड़े बड़े ऑफिसर्स मौजूद होते हैं, जिनके साथ हिटलर की एक सीक्रेट मीटिंग होती है। इस मीटिंग में जनरल हेनिंग भी शामिल था, जो हिटलर को मारने की साजिश रचता है और शराब की बोतल में टाइम बॉम्ब फिट करके हिटलर के प्लेन में रखवा देता है, लेकिन बॉम्ब किसी तकनीकी खराबी के कारण नहीं फटता और प्लेन सुरक्षित बर्लिन लैंड हो जाता है। जब इन्हें खबर मिलती है कि हिटलर को मारने का प्लान फेल हो गया है तो जनरल के होश उड़ जाते हैं। इसीलिए वह पता करता है कि कहीं हिटलर को उनके इस प्लान की भनक तो नहीं लग गई। वह अगले दिन बर्लिन जाता है और कर्नल से ये कहकर उस पैकेज को वापस ले लेता है कि उसने गलती से गलत बॉक्स दे दिया था। अब चूंकि वह खुद एक जर्मन ऑफिसर है, इसीलिए किसी को उस पर शक नहीं होता और बॉम्ब लेकर वापस आ जाता है। तभी जनरल फ्रेडरिक बताते हैं कि हमारे एक साथी को पकड़कर मार दिया गया है, जिसकी जगह हमें एक नए ऑफिसर की जरूरत है। जिसके बाद फ्रेडरिक अस्पताल जाकर कर्नल स्टॉफेनबर्ग से मिलता है, जो अब काफी हद तक ठीक हो चुका है। वह उसे अपने गुट में शामिल होने के लिए कहता है ताकि हिटलर को मारकर जर्मनी में यहूदियों और आम नागरिकों पर हो रहे अत्याचार को रोका जा सके। लेकिन स्टॉफेनबर्ग को डर था कि अगर वह पकड़ा गया तो हिटलर उसके पूरे परिवार को मरवा देगा। इसीलिए वह पहले घर जाकर अपनी पत्नी और बच्चों से मिलता है, जो कई महीनों से उसके घर लौटने की वाट जो रहे थे। लेकिन तभी शहर में धमाकों की आवाज सुनाई देने लगती है, जिसके बाद स्टॉफेनबर्ग अपने परिवार को लेकर बंकर में छिप जाता है। फिर अगले दिन स्टॉफेनबर्ग की मुलाकात उन चुनिंदा ऑफिसर्स से होती है, जो पहले कई बार हिटलर को मारने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन हर बार नाकाम हो जाते। तभी स्टॉफेनबर्ग कहता है कि हिटलर को मारना ही काफी नहीं है, उसके साथ साथ हमें हिमलर को भी मारना होगा, जो हिटलर के बाद जर्मनी का दूसरा सबसे ताकतवर आदमी है और एसएस आर्मी का हेड है। फिर स्टॉफेनबर्ग ऑपरेशन वाल्किरी के बारे में बताता है, जो हिटलर के द्वारा ही बनाया हुआ कानून था। इस कानून के मुताबिक यदि हिटलर पर कोई हमला होता है तो तुरंत नेशनल इमरजेंसी लागू हो जाएगी और पूरी राजधानी को रिजर्व आर्मी अपने कब्जे में ले लेगी, जो कि हिटलर की पर्सनल आर्मी है। अगर हिटलर मारा जाए तो सेना तुरंत बर्लिन, रेडियो स्टेशन, सरकार और एसएस यूनिट को भी अपने कब्जे में ले लेगी। यानी हिटलर की मौत होते ही पूरी जर्मन राजधानी एक झटके में इन लोगों के हाथों में आ जाएगी। लेकिन रिजर्व आर्मी में ये भ्रम पैदा करने के लिए इन्हें कागजों में कुछ गुप्त बदलाव करने होंगे, जिन पर हिटलर के सिग्नेचर की जरूरत होगी और हिटलर तक पहुंच पाना किसी छोटे मोटे अफसर के बस की बात नहीं थी। वह अपने कुछ चुनिंदा जर्नल्स से ही मिलता था। इसीलिए स्टॉफेनबर्ग और जनरल फ्रेडरिक फ्रॉम नाम के ऑफिसर से मिलते हैं, जो एसएस आर्मी का बड़ा ऑफिसर है और उसकी पहुंच हिटलर तक है। ये लोग उसे अपने प्लान में शामिल होने के लिए कहते हैं, लेकिन ये ऑफिसर साफ मना कर देता है। अब स्टॉफेनबर्ग एक पार्टी में जाकर दूसरे ऑफिसर से मिलता है, जो हिटलर के काफी क्लोज था। शुरुआत में तो ये ऑफिसर भी मना करता है क्योंकि रिस्क बहुत बड़ा था, पर आखिर में उसे मानना पड़ता है। अब प्लान बन चुका था और इस मिशन को ऑपरेशन वाल्किरी नाम दिया जाता है। लेकिन प्लान के शुरू होने से पहले ही जनरल हेगिंग का ट्रांसफर फ्रंट पर कर दिया जाता है और अब से इस ऑपरेशन की कमान स्टॉफेनबर्ग को सौंप दी जाती है। साथ ही देश के प्रति उसके बलिदान और काम को देखकर उसे रिजर्व आर्मी का चीफ ऑफ स्टाफ बना दिया जाता है। ये प्रमोशन स्टॉफेनबर्ग के लिए कोई नॉर्मल प्रमोशन नहीं था, बल्कि हिटलर से मिलने का एक जरिया था।
जिसके बाद स्टॉफेनबर्ग कर्नल वर्नर के साथ हिटलर से मिलने निकलता है, जो पोलैंड में किसी गुप्त लोकेशन पर छिपा हुआ था। लेकिन हिटलर की सिक्योरिटी बेहद टाइट थी, किसी को भी सीधे मिलने की इजाजत नहीं थी। इसीलिए एक ऑफिसर उन डॉक्यूमेंट्स को जांचने की पेशकश करता है जिन पर हिटलर के सिग्नेचर होने थे। लेकिन तभी जनरल फ्रॉम, जिन्होंने इनके प्लान में शामिल होने से मना कर दिया था, वो इन्हें अंदर बुला लेते हैं। यानी कि फ्रॉम हिटलर को मरवाना तो चाहता था, लेकिन बिना अपने हाथ गंदे किए। फिर जब फ्रॉम स्टॉफेनबर्ग का परिचय हिटलर से करवाता है तो हिटलर उसे पहचानता था और देश के लिए किए गए उसके बलिदान की सराहना करता है। हिटलर की अच्छी बात यह थी कि वह अपने सभी काबिल ऑफिसर्स को याद रखता था और उनका सम्मान भी करता था। फिर स्टॉफेनबर्ग हिटलर के सामने उस फाइल को पेश करता है जिसमें रिजर्व आर्मी को लेकर कुछ बदलाव किए गए थे, और हिटलर बिना पढ़े ही उन डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर देता है। अब ऑपरेशन का पहला चरण पूरा होने के बाद ये लोग वापस बर्लिन लौटते हैं, लेकिन मिशन पूरा करने के लिए सबसे जरूरी चीज चाहिए थी एक बम, और वह भी ऐसा बम जिसे हिटलर की सुरक्षा में घुसा पाना आसान हो। जर्मन ऑफिसर ट्रेस्को अपने साथ एक ब्रिटिश द्वारा बनाया हुआ प्लास्टिक एक्सप्लोसिव रखते थे, जिसे प्लास्टिट डब्ल्यू कहा जाता था। ये एक्सप्लोसिव छोटा और बेहद शक्तिशाली था, लेकिन इसे एक्टिवेट करने के लिए एक खास प्रकार की टाइमिंग फ्यूज लगानी पड़ती थी, जिसे टाइम पेंसिल कहा जाता था। ये टाइम पेंसिल अंदर से एक केमिकल प्रक्रिया से काम करती थी। जैसे ही इसे दबाया जाता, अंदर मौजूद कॉपर ट्यूब धीरे धीरे घुलने लगती और कुछ मिनट बाद स्प्रिंग रिलीज होकर डेटोनेटर को सक्रिय कर देती। ऑफिसर ट्रेस को बताते हैं कि हिटलर जिस बंकर में रहता है उसमें कोई खिड़की नहीं है, जिसके कारण बॉम्ब का असर ज्यादा होगा और वहां जितने भी लोग होंगे सब के सब मारे जाएंगे। साथ ही इस बम को एक्टिवेट करने के बाद तुम्हें बाहर आने के लिए 10 से 15 मिनट का टाइम मिलेगा, लेकिन हमला तभी करना है जब हिटलर और हिमलर दोनों मौजूद हों, वरना मिशन अधूरा रह जाएगा। अब सब कुछ तय होने के बाद स्टॉफेनबर्ग घर पहुंचता है। वह अपनी पत्नी और बच्चों के लिए चिंतित था, क्योंकि अगर वह फेल हो गया तो हिटलर के लोग उन तक पहुंच जाएंगे। इसीलिए अगली सुबह वह मिशन पर जाने से पहले अपनी पत्नी और बच्चों को किसी सुरक्षित जगह भेज देता है। फिर वह बम को अपनी शर्ट की तह में छिपाकर ऑफिस जाता है, जहां ऑफिसर बैग सभी को प्लान समझा रहे थे। वे बताते हैं कि हिटलर ने आज दोपहर 1 बजे मिलिट्री ब्रीफिंग रखी है। इस मीटिंग में स्टॉफेनबर्ग भी शामिल होगा और बम के फटने के बाद वहां की सभी कम्युनिकेशन लाइंस काट दी जाएंगी, जिसके बाद फ्रॉम को बंदी बनाकर फ्रेडरिक उसकी जगह लेगा, जो ऑपरेशन वैल्किरी को शुरू करेंगे। साथ ही इस मीटिंग में मौजूद हर एक व्यक्ति को एक येलो कार्ड दिया जाता है, जो इस बात का सबूत है कि वे स्टॉफेनबर्ग की टीम में हैं। अब स्टॉफेनबर्ग अपने साथी वर्नर के साथ बर्लिन से उड़ान भरता है और 3 घंटे का सफर तय करके वॉल्प्सलेयर नाम के हिटलर के मुख्य हेडक्वार्टर पहुंच जाता है, जहां हिटलर का बंकर बना हुआ था। ये बंकर घने जंगल के बीच में था, जहां हजारों की तादाद में सैनिक तैनात थे, जहां बिना इनकी इजाजत के परिंदा भी पैर नहीं मार सकता था। स्टॉफेनबर्ग को हिटलर के बंकर तक पहुंचने के लिए कई सिक्योरिटी पोस्ट से गुजरना पड़ता है। यहाँ उसकी नज़र उस ऑफिसर पर जाती है जिससे वह बार में मिला था, और वह भी अब स्टॉफेनबर्ग की टीम में शामिल हो चुका था। उधर फ्रेडरिक एक ऑर्डर पास करता है जिसमें लिखा था कि रिजर्व आर्मी को तैनात रखा जाए। ऑर्डर्स के मिलते ही पूरी सेना एक्शन में आ जाती है और अब केवल उन्हें हिटलर के ऑर्डर से मिलने का इंतजार था। वहीं स्टॉफेनबर्ग मीटिंग में शामिल होता है, जहां और भी कई मिलिट्री ऑफिसर्स मौजूद होते हैं। तभी एक ऑफिसर स्टॉफेनबर्ग का बैग लेकर टेबल के नीचे रख देता है, जहां सभी ऑफिसर्स के बैग रखे हुए थे, और ये सभी बैग एक जैसे थे, इसीलिए पहचानना मुश्किल हो रहा था। तभी हिटलर की एंट्री होती है और सभी ऑफिसर्स को प्लान समझाने लगता है, लेकिन स्टॉफेनबर्ग की नज़र हिमलर पर थी, जो इस मीटिंग में शामिल नहीं था। जिसके बाद वह चुपचाप से जाकर फ्रेडरिक को फोन लगाता है और बताता है कि हिमलर यहाँ मौजूद नहीं है, इसीलिए बैग इस मिशन को रोकने के ऑर्डर्स देता है। अब जब तक वह वापस लौटता तब तक हिटलर अपने बंकर में वापस जा चुका था, लेकिन स्टॉफेनबर्ग का बैग गुम हो जाता है जिसके अंदर बॉम्ब रखे हुए थे, पर जल्द ही एक ऑफिसर उसे उसका बैग लौटा देता है। उधर बर्लिन में जहां रिजर्व आर्मी को तैनात किया गया था, उन्हें यह कहकर वापस भेज दिया जाता है कि यह एक ड्रिल थी। पर जब ये बात जनरल फ्रॉम को पता चलती है तो वह भड़क जाता है और कहता है कि अगर आगे से बिना मेरी परमिशन के रिजर्व आर्मी को कोई भी ऑर्डर दिया तो तुम्हें जेल में डलवा दूंगा। फिर शाम को एक बार फिर गुप्त मीटिंग होती है और पता चलता है कि हिमलर ने ऑफिसर कार्ल के खिलाफ वारंट जारी किया है और आज रात उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
इसीलिए सभी लोग उसे जर्मनी छोड़कर जाने की सलाह देते हैं। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो जल्द ही उसे एज ए चांसलर वापस बुला लिया जाएगा। अब कार्ल के जाने के बाद पूरा कंट्रोल स्टॉफेनबर्ग के हाथ में था। फिर अगले दिन मीटिंग में जाने से पहले स्टॉफेनबर्ग सेविंग करते समय अपने गले पर कट लगा लेता है और बंकर पहुंचकर मेजर से कहता है कि मुझे चेंज करने के लिए एक रूम चाहिए, जिसके बाद मेजर उसे एक अलग रूम में ले जाता है जहां ये दोनों चेंज करने के बहाने बम को एक्टिवेट करते हैं। तभी गेट पर खड़ा ऑफिसर अंदर आने की कोशिश करता है और बताता है कि ब्रीफिंग शुरू होने वाली है। इस जल्दबाजी में वह एक बम को ही एक्टिवेट कर पाते हैं, क्योंकि फ्यूज एक्टिवेट करने के लिए स्टॉफेनबर्ग के पास समय और उंगलियां दोनों ही कम थीं। फिर स्टॉफेनबर्ग जल्दी से बम को अपने बैग में रखते हैं और हिटलर की मीटिंग रूम की तरफ जाने लगते हैं। ये ऑफिसर बताता है कि आज गर्मी ज्यादा होने के कारण मीटिंग को कॉन्फ्रेंस रूम में रखा गया है। ये एक लकड़ी की दीवारों वाला छोटा सा कमरा था जिसकी खिड़कियां खुली हुई थीं और ये बात बाद में बम की ताकत को कम कर देगी। फिर वह उस रूम में एंटर होता है जहां हिटलर अपने कई काबिल ऑफिसर्स के साथ मीटिंग कर रहा था। वहां पहुंचकर स्टॉफेनबर्ग बम वाला ब्रीफकेस टेबल के नीचे हिटलर के बिल्कुल पास रख देता है। अब बम टाइमर पर चल रहा था और ठीक 12 मिनट में धमाका होना था। तभी फोन कॉल का बहाना बनाकर स्टॉफेनबर्ग कमरे से बाहर निकल जाता है और बाहर तेज कदमों से निकलते हुए बंकर से दूर भागने लगता है। बाहर खड़े सैनिकों को लगता है शायद कोई इमरजेंसी होगी, इसीलिए कोई भी शक नहीं करता। लेकिन तभी एक ऑफिसर स्टॉफेनबर्ग के ब्रीफकेस को नोटिस करता है और वह उस बैग को उठाकर एक मोटे लकड़ी के टेबल लैग के पीछे रख देता है। हालांकि तब तक स्टॉफेनबर्ग कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर आ चुका था और तभी एक बड़ा धमाका होता है और हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। अब जैसा कि तय हुआ था, वह ऑफिसर वर्लिन फोन करके बता देता है कि हमला हो चुका है, लेकिन ये कंफर्म नहीं करता कि हिटलर मरा है या नहीं। इसके बाद वह हर जगह की सभी कम्युनिकेशन लाइन काट देता है ताकि किसी भी तरह खबर बाहर न फैल सके। उधर स्टॉफेनबर्ग को पूरा विश्वास था कि हिटलर मर चुका है। वह तुरंत कार में बैठकर वर्लिन की तरफ निकल जाता है ताकि ऑपरेशन वल्किरी का दूसरा हिस्सा शुरू किया जा सके। वह एयरफील्ड पर पहुंचकर फ्रेडरिक से बात करता है और बताता है कि हिटलर मर चुका है। मैंने अपनी आंखों से धमाका होते हुए देखा है। जैसे ही ये खबर वर्लिन पहुंचती है तो तुरंत रिजर्व आर्मी को एक्टिव कर दिया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि हिटलर मर चुका है और एसएस आर्मी वर्लिन पर कब्जा कर रही है। इसीलिए सभी सैनिकों को आदेश है कि वे वर्लिन के सारे सरकारी दफ्तर और एसएस मुख्यालय पर कब्जा कर ले। फिर स्टॉफेनबर्ग वर्लिन पहुंचकर फ्रॉम से मिलता है और पूछता है कि इस लड़ाई में वह उनका साथ देगा या नहीं। जब फ्रॉम मना करता है तो उसे अरेस्ट करके स्टॉफेनबर्ग खुद कमान संभालता है, जिसके बाद रिजर्व आर्मी पूरे शहर को चारों तरफ से घेर लेती है। साथ ही सभी सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया जाता है और सभी एसएस आर्मी ऑफिसर्स को पकड़ लिया जाता है। धीरे धीरे पूरा वर्लिन लगभग इनके कब्जे में आ चुका था और बहुत से ऑफिसर्स स्टॉफेनबर्ग की टीम में शामिल हो जाते हैं। अब वॉर मिनिस्ट्री के अंदर केवल वही आ सकता था जिसके पास यह येलो कार्ड था। फ्रेडरिक आकर बताता है कि हमने बिना एक भी गोली चलाए 1200 एसएस ऑफिसर्स को अरेस्ट कर लिया है और जल्द ही पूरा वर्लिन हमारे कब्जे में होगा। तभी एक साथ 2 आदेश जारी होते हैं, जिनमें से एक आदेश हिटलर के मुख्य हेडक्वार्टर स्टॉफेनबर्ग को गिरफ्तार करने के लिए था, जबकि दूसरा स्टॉफेनबर्ग की तरफ से वॉर मिनिस्ट्री के लिए जारी किया गया था, जिसमें वर्लिन के मिनिस्टर को अरेस्ट करना था। जब ये दोनों ऑर्डर्स रिजर्व आर्मी के चीफ को मिलते हैं तो वह कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन पहले वह मिनिस्टर को अरेस्ट करने जाता है, जो फोर्स को आता देख अपने मुंह के अंदर साइनाइड कैप्सूल रख लेता है। फिर जैसे ही मेजर रेमर अंदर आता है तो मेजर अरेस्ट होने से पहले फोन पर उसकी बात करवाता है। जब आवाज चीफ के कानों में पड़ती है तो वह सुन्न पड़ जाता है, क्योंकि ये आवाज हिटलर की थी, जो कहता है कि मुझे ये सभी गद्दार जिंदा चाहिए। दरअसल जो धमाका स्टॉफेनबर्ग ने किया था, हिटलर उसमें बच गया था, क्योंकि बम के और हिटलर के बीच एक भारी ओक की टेबल थी, जिसने उसका अधिकांश धमाका रोक लिया। साथ ही ये मीटिंग एक ओपन रूम में थी, जिसके कारण बम का असर ज्यादा नहीं हुआ। हालांकि इस धमाके में 4 और लोग मारे जाते हैं, लेकिन हिटलर जिंदा था। अब जब ये बात चीफ को पता चलती है तो सारा गेम बदल जाता है और उसने जितने भी एसएस ऑफिसर्स को पकड़ा था उन्हें छोड़ देता है। साथ ही वॉर मिनिस्ट्री की सभी कम्युनिकेशन लाइंस काट दी जाती हैं और डिस्ट्रिक्ट से स्टॉफेनबर्ग का संपर्क टूट जाता है। तभी रेडियो पर अनाउंस होता है कि हिटलर जिंदा है। जैसे ही उसकी आवाज लोगों के कानों में पड़ती है तो मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो।
अब जितने भी ऑफिसर्स स्टॉफेनबर्ग का साथ दे रहे थे वे सब के सब हिटलर के डर से भाग जाते हैं। तभी रिजर्व आर्मी द्वारा वॉर मिनिस्ट्री को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। हालांकि स्टॉफेनबर्ग और बाकी ऑफिसर्स यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब देर हो चुकी थी और आर्मी बिल्डिंग के अंदर घुस आई थी, जिसके बाद इन्हें मजबूरन सरेंडर करना पड़ता है। मेजर रेमर जनरल फ्रॉम से कहता है कि हिटलर ने इन्हें जिंदा पकड़ने के ऑर्डर्स दिए हैं, लेकिन जनरल फ्रॉम इन्हें तुरंत मौत की सजा देने के लिए कहता है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं ये लोग हिटलर को ये बात ना बता दें कि इस मिशन में फ्रॉम ने भी उनका साथ दिया था। लेकिन जनरल बैक हिटलर के डर से वहीं सबके सामने अपनी जान ले लेते हैं। फिर जनरल फ्रेडरिक, ट्रेस्को, वर्नर और कर्नल स्टॉफेनबर्ग इन सभी को लाइन से खड़ा किया जाता है और एक एक करके सभी को गोली मार दी जाती है। मरने से पहले स्टॉफेनबर्ग जर्मनी जिंदाबाद का नारा लगाते हैं और हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। इस घटना के बाद हिटलर और भी ज्यादा क्रूर हो गया। साजिश में शामिल हर व्यक्ति, उनके परिवार, उनके करीबियों को भी नहीं छोड़ा गया। किसी को फांसी दी गई तो किसी को बेरहमी से मार दिया गया। इतिहासकार बताते हैं कि इस हमले के बाद हिटलर ने लगभग 5000 लोगों को मरवाया था, जो इस मिशन से किसी भी तरह का संबंध रखते थे। हालांकि इस हमले के बाद हिटलर पर कोई जानलेवा हमला नहीं हुआ, लेकिन ठीक 15 महीने बाद उसने आत्महत्या कर ली। वहीं स्टॉफेनबर्ग की पत्नी और बच्चे किसी तरह इस युद्ध में जिंदा बच गए थे और 2 अप्रैल सन 2006 में नीना इस दुनिया को अलविदा कहती है। इस साजिश ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि जर्मनी में ऐसे भी लोग थे जिन्होंने हिटलर की तानाशाही के आगे घुटने नहीं टेके। ये एक ऐसी कोशिश थी जिसने इतिहास में उन अधिकारियों के नाम हमेशा के लिए दर्ज करा दिए और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी थी ऑपरेशन वॉलकिरी की, जो जरूर आपको पसंद आई होगी। बाकी आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।